क्लियर था। रिवर्सिबल आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का वर्क डन, फाइनल टेम्परेचर, फाइनल प्रेशर, कंपैरिजन क्लियर है। क्लियर है ना सबको? आगे पॉलीट्रॉपिक, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। एक और आपके थर्मो में सवाल आया होगा मैक्सिमम टेम्परेचर अटेंड वाला। मैंने जानबूझ के क्लास में नहीं करवाया था क्योंकि वो बेसिकली मैथमेटिक्स का सवाल है, उसमें केमिस्ट्री कुछ नहीं है। कहाँ है केमिस्ट्री उसमें? लाइन का इक्वेशन निकालो और उसके बाद फिर डिफरेंशिएट करके इक्वेट करो, सीखो। क्या इक्वेशन 2 पॉइंट नहीं दे रखा है स्ट्रेट लाइन का? वो भी बताने नहीं आया था तेरे रूम में? Polytropic process, write down those process in which, it is characterized by a constant specific heat process. It is characterized by a constant specific heat process. It is characterized by constant specific heat. It is characterized by constant specific heat process. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी कांस्टेंट रहता है, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक का डेफिनेशन एक लाइन में, इट इज अ कांस्टेंट हीट कैपेसिटी प्रोसेस या इट इज अ कांस्टेंट हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोसेस, दैट इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट इज PV to the power x is constant। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट इज, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का इक्वेशन ऑफ स्टेट इज PV to the power x is equal to constant। एक तरह से ऐसे समझना कि ये एक प्रोसेस ऐसा हम लोग पढ़ रहे हैं जो कि जनरलाइज्ड फॉर्म है, जनरलाइज्ड फॉर्म है। जैसे मान लो तुमसे बोले x is 1 आइसोथर्मल, x is गामा एडियाबैटिक, x is इनफाइनाइट आइसोकोरिक, x is 0 आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। तो इट इज अ प्रोसेस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट या कांस्टेंट हीट कैपेसिटी प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। नाउ हमें पता है कि Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, या लिख सकते हैं dQ इज इक्वल टू du माइनस ऑफ dW। du कैन बी रिटन एज NCV dt and dW can be written as minus of minus PdV and dQ can be written as NC into dt। और इसी C के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। This C is the specific heat capacity of the process। अरे कोई भी प्रोसेस हुआ उसमें हीट गया, टेम्परेचर में चेंज आया होगा, जो भी प्रोसेस हो, अगर Q अमाउंट ऑफ हीट गया है तो जरूर उस Q को लिखा जा सकता है NC इंटू dt में, लिखा जा सकता है कि नहीं? तो ओवरऑल प्रोसेस का हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? C। फॉर एनी प्रोसेस लेट द हीट कैपेसिटी इज C इन जनरल, लेट द हीट एक्सचेंज वाज Q, वेदर इट इज आइसोबारिक, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, लेट द हीट एक्सचेंज वाज Q। समझ में आ रहा? लेट द हीट एक्सचेंज इज Q, वी कैन से दैट Q विल बी ऑलवेज इक्वल टू NC इंटू डेल्टा T। और उस C का हम लोग बात कर रहे हैं, और C को हम लोग बोलेंगे हीट कैपेसिटी ऑफ द ओवरऑल प्रोसेस। क्लियर? डिवाइड कर दो इसे।
dt से डिवाइड करो तो ये बन जाएगा c विल बी इक्वल टू n dt। यहां क्या बचेगा, cv प्लस p बाई n dv बाई dt। हमें पता है कि pv इज इक्वल टू nRT, so p by n can be written as RT upon v। therefore यहां का p by n को हम हटा कर लिख लें, c is equal to cv plus p by n is RT by v into dv by dt। RT by v into dv by dt। Now, अगर PV to the power x is constant, तो P के बदले हम लोग लिख सकते हैं nRT upon V to the power 1 into V to the power x is constant। n और r constant है तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा T into V to the power x minus 1 is constant। हम यहां से कोशिश करेंगे एक्सप्रेशन निकालने का dV by dt। ये dV by dt निकालने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो पहले तो t और v में उस प्रोसेस का इक्वेशन आया, बिल्कुल एडियाबेटिक वाला। pv टू द पावर गामा कांस्टेंट था तो t इंटू वी टू द पावर गामा माइनस 1 भी कांस्टेंट था। हम यहां पे लिख दिया pv टू द पावर x इज कांस्टेंट इन जनरल, tv टू द पावर x माइनस 1 विल बी कांस्टेंट। डिफरेंशिएट कर, t को छोड़ दिए, v को डिफरेंशिएट किए तो आएगा x माइनस 1 इंटू वी टू द पावर x माइनस 2 इंटू dv। और एक बार छोड़े v टू द पावर x माइनस 1 को तो t का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, dt, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो dv बाई dt विल बी इक्वल टू, dv बाई dt यहां से निकालो, दैट विल बी इक्वल टू, माइनस छोड़ो इसको तो 1 माइनस x लिख लेंगे, तो v अपॉन t इंटू 1 माइनस x। आएगा। अब इस dv बाई dt को हम यहां पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये बन जाएगा c विल बी इक्वल टू cv प्लस r t बाई v इंटू dv बाई dt क्या निकाले, v बाई t इंटू 1 माइनस x। v और v कट गया, t और t कट गया, therefore c for the polytropic process is cv plus r upon 1 minus x। इसे डायरेक्ट याद कर लेना। तो CV भी कांस्टेंट होता है, R भी कांस्टेंट है और X भी कांस्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली C क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कांस्टेंट हीट कैपेसिटी प्रोसेस। और किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कैपेसिटी इज ऑलवेज CV प्लस R अपॉन 1 माइनस X। क्लियर। ऑब्वियसली अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या आएगा, जब गामा था pv टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वर्क डन आएगा p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन गामा माइनस 1। यहां पर भी आएगा वर्क डन विल बी इक्वल टू p2 v2 माइनस ऑफ p1 v1 अपॉन x माइनस 1। वर्क डन विल बी p2 v2 माइनस ऑफ p1 v1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ना अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम बना रहे हैं, तो प्रेशर वॉल्यूम का डायग्राम फॉर pv टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रेट लाइन ऐसे आ जाएगा, किसका, व्हेन x इज 0, व्हेन x इज 0। या ऐसे बोल सकते हो, जब आपको पता है कि pv टू द पावर गामा कांस्टेंट है तो dp बाई dv क्या निकला था, माइनस ऑफ गामा इंटू p बाई v। तो यहां पर भी dp बाई dv क्या निकलेगा, माइनस ऑफ x इंटू p अपॉन, माइनस ऑफ x इंटू p अपॉन v। x 0 हो गया, समझ आ रहा, x अगर 0 तो स्लोप क्या हो गया, 0, I 100 बार 1।
Similarly, let x is 1. X is 1. Rectangular hyperbola. Isothermal. If x is gamma, x is gamma, तो जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x बढ़ेगा स्लोप ज्यादा नेगेटिव होता चला जाएगा, इसलिए ये नीचे की ओर जा रहा है. x इज इक्वल टू गामा. एडियाबैटिक प्रोसेस. एडियाबैटिक प्रोसेस क्लियर है. एंड इफ x इज इक्वल टू infinite, then the slope will also become infinite, and such kind of plot will be isochoric process when x becomes infinite. वर्क डन का कंपैरिजन आ सकता है, तो वर्क डन इज एरिया अंडर द कर्व. तो जैसे जैसे x बढ़ेगा वर्क डन का मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज. एज x विल इंक्रीज, वर्क डन मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज. As x increases, work done magnitude decreases. और ध्यान रखना, इसे हम लोग सीधे सीधे नाम देते हैं CM, मोलर हीट कैपेसिटी. इसको एट कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम मत बोलो. क्यू अमाउंट ऑफ हीट गया, डेल्टा टी से चेंज हुआ टेम्परेचर. इट इज सिंपली द मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस. मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज ऑलवेज इक्वल टू CV प्लस R upon 1 minus X. क्लियर. सवाल लिखिए. Calculate the molar heat capacity for पहला, for a process which follows P by V is equal to 1, for a process which follows T is equal to K into V, where K is a constant, for a process which follows PT is equal to constant, calculate the molar heat capacity for a process which follows a particular equation of state. और equation of state दिया हुआ है, उसके अनुसार आपको molar heat capacity निकालना है. तो molar heat capacity निकालना है मतलब, हाँ, assuming the gas to be an ideal gas, ideal monoatomic gas, assuming the gas to be ideal, assuming ideal monoatomic gas, assuming ideal monoatomic gas, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है, किसी भी तरीके से इस इक्वेशन को PV टू द पावर x फॉर्म में लाना है. PV टू द पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर्म में लाना है. और एक बार x पता चल गया तो C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस x. और मोनोटॉमिक दे दिया तो CV का मोनोटॉमिक क्या होता है, 3R/2. जैसे फॉर सिंपल पहला सवाल, P by V 1, एक ऐसा गैस है जो फॉलो कर रहा है प्रोसेस में P by V इज इक्वल टू 1, जिसका मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं PV टू द पावर -1 इज 1 विच इज कांस्टेंट सीधे. तो x का वैल्यू क्या आ गया, -1, और x का वैल्यू -1 आ गया, मतलब कि मोलर हीट कैपेसिटी
CV प्लस CV मोनोएटॉमिक का कितना होगा 3R/2 प्लस R अपॉन 1 माइनस X, तो माइनस ऑफ -1 दैट इज 2, 3R/2 plus R/2, 4R/2, 4R/2 is nothing but 2R. 2R is the answer. T is directly proportional to V एक ऐसा प्रोसेस है जो कि गैस फॉलो कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि T/V जो है वो कांस्टेंट है। T को लिख लीजिए, व्हाट इज T? PV/NR। N को तो 1 ही मान के चल, क्योंकि हम लोग हमेशा मोलर हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। तो T क्या हो गया P इंटू V अपॉन R इंटू V इज इक्वल टू कांस्टेंट। आया ये चीज? तो एक्चुअली हो क्या गया, V और V कट गया, R तो कांस्टेंट है, ये क्या आ गया P इज इक्वल टू कांस्टेंट, और P इज इक्वल टू कांस्टेंट मतलब आइसोबारिक। और किसी भी गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी होता है Cm, इट इज ऑलवेज इक्वल टू Cp। आइसोबारिक प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में हीट कैपेसिटी क्या होगा उस गैस का, क्या बोलते हैं Cp, और Cp मोनोएटॉमिक का कितना आता है 5R/2। 5R/2 इज द आंसर। ये आप सीधे सीधे इक्वेशन ही फॉलो अगर करना चाह रहे हैं तो PV टू द पावर x कांस्टेंट है। यहां पे x को क्या मानेंगे 0, x को 0 मानते हुए फॉर्मूला में बिठाओ तो CV प्लस R अपॉन 1, CV प्लस R आंसर आ जाएगा 3R/2 प्लस R दैट इज 5R/2। क्लियर? अरे सवाल समझ में आ रहा है? Yes. अगला PT इज इक्वल टू कांस्टेंट, टेम्परेचर को हटाओ तो P इंटू व्हाट इज टेम्परेचर, इट इज PV अपॉन NR दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। या हो जाएगा ये P² V इज इक्वल टू कांस्टेंट। अभी भी वो फॉर्म नहीं आया, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड इट विल बिकम PV टू द पावर हाफ इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो x का वैल्यू कितना आ गया हाफ आ गया। तो मोलर हीट कैपेसिटी इस प्रोसेस का CV दैट इज 3R/2 मोनोएटॉमिक था प्लस R अपॉन 1 माइनस x, 2R, 4R, 7R, 7R/2 इज द आंसर। पहला टाइप का प्रॉब्लम, इक्वेशन ऑफ स्टेट दिया गया है, किसी भी तरीके से उसको PV टू द पावर x फॉर्म में ले आओ और मोलर हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करो। क्लियर है? अगला सवाल लिखो, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग अब कर देंगे। अ प्रोसेस इज डिफाइंड फॉर अ आइडियल मोनोएटॉमिक गैस एज, a process is defined for an ideal monoatomic gas. A process is defined for ideal monoatomic gas as dq is equal to minus dw. A process is defined for monoatomic gas as dq is equal to minus of dw. Find the equation of state for the process. Equation of state माने PV to the power x is equal to constant form में निकालो. Find out the equation of state for the process and its molar heat capacity. Find out the equation of state. Equation of state मतलब PV to the power x is equal to constant form में लेकर आओ process का, और उसके बाद find out the molar heat capacity. अगला सवाल है, कैलकुलेट
the molar heat capacity for 1 mole of ideal monoatomic gas dP by dV दे रखा है -1। कहां पर? एक ग्राफ दिया हुआ है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। द ग्राफ इज लाइक दिस। एट दिस पोजीशन टेंजेंट वाज ड्रॉन, ये वैल्यू है 2 और ये वैल्यू है 4 एंड दिस इज 45 डिग्री। In a process, an ideal monoatomic gas absorbs. In a process, an ideal monoatomic gas absorbs. In a process, an ideal monoatomic gas absorbs Q amount of heat. Q amount of heat. And simultaneously it performs work. And simultaneously it performs work. And simultaneously it performs work equal to Q by 3. Equal to Q by 3. Determine the molar heat capacity for the process. Determine the molar heat capacity for the process. Determine the molar heat capacity for the process. अगला सवाल, an ideal gas undergoes an process. An ideal gas undergoes a process. Process है P is equal to P naught plus alpha by V, where P naught and alpha are positive constants and V is molar volume. Determine the equation for heat capacity of the gas. Determine the equation for the molar heat capacity of the gas. सॉल्व करो। माइनस ऑफ dW प्रोसेस है, इसका इक्वेशन ऑफ स्टेट निकालना है। dQ को क्या लिख सकते हैं? NCM इंटू dt। यही होता मोलर हेट कैपेसिटी जो हम लोगों से पूछा जाता है हमेशा। दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ डी, सॉरी ये dW नहीं है, सॉरी du है, du। प्लीज चेंज इट। हाँ आइसोथर्मल हो जाओ। du मानकर सॉल्व करो। dq इज माइनस ऑफ du। आइसोथर्मल हो जाएगा तो बिल्कुल टेम्परेचर कांस्टेंट, और इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ du क्या होता है? NCV dt। तो इससे आपको पता चलेगा कि Cm जो आया वो माइनस CV के बराबर है। हमें यह भी पता है कि Cm इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। तो Cm क्या डिराइव होके आया? माइनस CV इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। या लिख सकते हैं माइनस ऑफ 2CV इज R अपॉन 1 माइनस एक्स। या लिख सकते हैं 2CV इज R अपॉन x माइनस 1। और मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV कितना होता है? 3R/2। तो 3R/2 इंटू 2, 3R is equal to R upon x minus 1, R कट गया, x minus 1 is 1/3, so x will be equal to 1 plus 1/3 which is 4/3, so PV to the power 4/3 is equal to constant, और आप आराम से CM भी निकाल सकते हो 4/3 बिठा के। तो CM क्या आएगा? -3R/2,
क्लियर, हाइपोथेटिकल केस है। अगला पीवी टू द पावर 1/2, सही है। अगला में पीवी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। सीधा सीधा सवाल है ये। आपको पता है कि अगर पीवी टू द पावर x कांस्टेंट है तो उसका डीपी बाई डीवी जो होता है वो हमेशा -(x) इंटू पी बाई वी के बराबर होता है। ये भी तो याद रखना है, -(x) इंटू पी बाई वी। डीपी बाई डीवी दे रखा है एक पॉइंट पे जहां प्रेशर 4 था और वॉल्यूम 2 था, और वैल्यू उसका कितना था -1 इज इक्वल टू -(x) इंटू प्रेशर कितना 4, वॉल्यूम कितना 2। तो यहीं से सीधे सीधे निकला x इज इक्वल टू 1/2 या पीवी टू द पावर 1/2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और हम लोग सीएम भी निकाल सकते हैं क्योंकि x पता चल गया तो सीएम भी निकल जाएगा। अगला सवाल कौन सा है? अगला सवाल 9/4R, करेक्ट। ऐसा आंसर निकलना चाहिए। एक प्रोसेस है आइडियल मोनोएटॉमिक गैस, एब्जॉर्ब करता है Q अमाउंट ऑफ हीट और साइमल्टेनियसली परफॉर्म्स वर्क इज इक्वल टू Q/3। परफॉर्म्स वर्क, तो Q is absorbed and Q/3 is the work done by the system. अगले में कैसा लिखेंगे? हीट एब्जॉर्ब्ड कितना Q, वर्क डन बाय द सिस्टम कितना -Q/3। सिस्टम परफॉर्म किया ना वर्क, हमें पता है कि Q प्लस W इज इक्वल टू ΔU। ΔU कितना हो जाएगा? Q माइनस ऑफ Q/3 विच इज 2Q/3। ये ΔU निकल गया। और ΔU से हमें पता है कि ΔU होता है NCV ΔT के बराबर। तो यहां से अगर हम CV निकालना चाहें तो CV कितना निकलेगा? 2Q/3N ΔT। CV निकल गया। लेकिन मेरा टारगेट क्या है निकालना? टारगेट निकालना है CM। Q जो है या CM जो होगा, CM जो होगा वो Q/N ΔT के बराबर होगा। Q/ΔT हीट कैपेसिटी, और उसको मोल से डिवाइड कर दिया तो मोलर हीट कैपेसिटी पर मोल। यही होगा ना डेफिनेशन? यस और नो? ठीक है। तो Q/N ΔT, यहां से Q/N ΔT कितना आ रहा है? 3CV/2। 3CV/2 मोनोएटॉमिक दे रखा है तो 3/2 इंटू मोनोएटॉमिक का CV 3R/2 विच आंसर इज 9R/4। अगला एक सब्जेक्टिव टाइप का सवाल है जिसमें P0 और अल्फा में आपको निकालना है आंसर।
एक गैस है जो कि प्रोसेस में फॉलो कर रहा है P इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। P इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। V क्या है? मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम मतलब ऑटोमेटिकली N इक्वल टू क्या है? 1। आपसे पूछ रहा है कि Cm का एक्सप्रेशन बताओ। मोलर हीट कैपेसिटी का क्या एक्सप्रेशन आना चाहिए? P इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। पी नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कांस्टेंट, और ये एक आइडियल नॉन एटॉमिक गैस है, ऐसे दिया हुआ है, आइडियल गैस है। हम लोग इसको लिख सकते हैं पीवी इक्वल टू एन आर टी। एन तो 1 है, तो पीवी इक्वल टू आर टी। तो पी क्या होगा? आर टी बाई वी। या उससे पहले आपको पता है कि सीएम का जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है सीवी प्लस पी इंटू डीवी बाई डी टी। ये निकाले थे, सीवी प्लस पी इंटू डीवी बाई डी टी। कैसे आया था ये एक्सप्रेशन? सबसे पहले हम लोग लिखे थे सीएम या क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू माइनस वर्क डन। क्यू को लिखे थे एन इंटू सीएम डी टी इज इक्वल टू, इसको लिखे एन सीवी इंटू डी टी माइनस ऑफ माइनस पी डीवी। लिख सकते हो? डिवाइड कर दो इसको एन डी टी से, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। उसके बाद एन को 1 पुट कर दो, क्योंकि मोलर वॉल्यूम में बात हो रहा है। तो मेरा टारगेट यही रहेगा कि किसी तरीके से हम डीवी बाई डी टी निकालें। तो पी के बदले क्या लिख दिए? आर टी बाई वी लिख दिए, इक्वल टू पी नॉट प्लस अल्फा बाई वी। ले गया आर टी बाई वी माइनस अल्फा बाई वी इज इक्वल टू पी नॉट। देयरफॉर वी विल बी इक्वल टू आर टी माइनस अल्फा अपॉन पी नॉट। So we can get dV by dt from here. What is the dV by dt from here? R by P naught. R by P naught. Clear? Cm is equal to CV plus P. P क्या है? P है P naught plus alpha by V into dV by dt क्या आया? R बाई पी नॉट के बराबर आया। मल्टीप्लाई कर CV प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो R अलग हो गया, प्लस R अल्फा अपॉन पी नॉट इंटू, और CV प्लस R को क्या बोलते हैं? CP प्लस R अल्फा अपॉन पी नॉट वी। यही एक्सप्रेशन मोलर हीट कैपेसिटी। सवाल क्लियर? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोग का यहीं पे खत्म होता है। चलो हेडिंग लिखो। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। शुरू में तो ये बिल्कुल फर्स्ट लॉ ही जैसा लगेगा, इसलिए हम आज ये चीज से पार्ट कंप्लीट कर दे रहे। First law of thermodynamics is simply an energy conservation law. First law of thermodynamics is simply an energy conservation law. It cannot explain. First law of thermodynamics is simply an energy conservation law. First law of thermodynamics is simply an energy conservation law. Full stop. It cannot explain the spontaneity of a process. It cannot explain the spontaneity of the process. It cannot explain the spontaneity of the process मतलब वो ये एक्सप्लेन नहीं कर सकता है कि कोई भी प्रोसेस जो स्पॉन्टेनियस होता है वो अपने आप क्यों हो जाता।
और अगर एक प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है तो वो क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या कारण है। कुछ रिएक्शन फिजिबल होते हैं एक डायरेक्शन में लेकिन नॉट फिजिबल होते दूसरे डायरेक्शन में। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। पानी लिए और उसमें NaCl का क्रिस्टल डाल के छोड़ दिए, अपने आप क्रिस्टल गायब हो गया। हो जाएगा ना थोड़ा देर के बाद अपने आप, आपको कुछ नहीं करना है, इवन स्टियर भी नहीं करना है। शुगर या सॉल्ट का क्रिस्टल पानी में लो, अपने आप गायब। लेकिन वही अगर हम उल्टा बोलें कि अब उसमें से शुगर बाहर निकालो या सॉल्ट बाहर निकालो, तुमको बहुत सारा ताम झाम करना पड़ेगा, उसको लेके बॉईल करना पड़ेगा, तब तक हीट करना पड़ेगा जब तक कि सारे वाटर वेपराइज ना हो जाए। तो उसमें से शुगर निकालने के बजाय आप क्या करने लगते हो, वाटर को निकालने लगते हो और इनडायरेक्टली आपको शुगर या सॉल्ट वापस मिलता है। लेकिन उतना मेहनत तो डिसॉल्व करने में हुआ नहीं। क्या ये बात फर्स्ट लॉ से एक्सप्लेन की जा सकती? कभी नहीं। फर्स्ट लॉ इतना जरूर हो सकता है कि शुगर डिसॉल्व हुआ तो कितना हीट एक्सचेंज, लेकिन अगर हम बोलेंगे उल्टा करो प्रोसेस तो वो नहीं कर पाएगा एक्सप्लेन। इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई हीट फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर ऑलवेज। इट कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर spontaneously always. It cannot explain why the heat always flows from high temperature to low temperature spontaneously always. हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर अपने आप फ्लो कर जाता, अपने आप मूव कर जाता है। लेकिन अगर आप उल्टा करने का कोशिश करो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। मान लो बहुत कड़ाके का धूप है बाहर, रूम ठंडा है, एसी बंद कर दो, रूम अपने आप गर्म हो जाएगा। उसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मशीन नहीं लगाना पड़ेगा, अपने आप हीट आ जाएगा अंदर। लेकिन फिर अगर हम बोले कि उसी रूम को फिर से दोबारा ठंडा करो, मतलब कि हीट को आपको लो टेम्परेचर से बाहर हाई टेम्परेचर की ओर फेंकना है, तो एसी लगाना पड़ेगा। ये काम अपने आप नहीं होगा। ये फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन कर पाएगा क्या? फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि व्हाई द हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो। बेसिकली इन आवर रियल वर्ल्ड, रियल प्रैक्टिकल लाइफ, वी ऑलवेज ऑब्जर्व, हम लोग ये हमेशा ऑब्जर्व करते हैं कि कुछ प्रोसेस एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपने आप हो जाता है, लेकिन उसी डायरेक्शन को उल्टा करने के लिए वो अपने आप नहीं होगा। तो बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि मेनी प्रोसेस हैव अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। फर्स्ट लॉ कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई वी कैन नॉट रिवर्स द डायरेक्शन ऑटोमेटिकली। वो डायरेक्शन को हम लोग रिवर्स क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या होता है कि उल्टे साइड वो अपने आप नहीं चलता? बात समझ में आ रहा है? तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इसी कारण से आया। और एक बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। दिस इज कॉल्ड -1th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। -1 थर्मोडायनामिक्स में -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो -1th लॉ एक छोटा सा स्टेटमेंट है, हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। We cannot reverse the direction. The process cannot be spontaneous if we reverse the direction of the process. ठीक है, ये सब लिमिटेशंस है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है, कितना टोटल एनर्जी आया, हीट एनर्जी, तो आधा गया उसमें, बाकी जो बचा था वो वर्क डन, बाकी जो बच गया वो इंटरनल एनर्जी चेंज। लेकिन कुछ प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते, कुछ प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होते। इसके पीछे क्या कारण होता है वो फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो मेन स्टार्टिंग पॉइंट है, जहां से सेकंड लॉ का शुरुआत हुआ, जहां से ये रीजन फाइंड करने का कोशिश किया गया, जहां से हम लोग ये कोशिश किए कि आखिर क्या कारण है कि एक डायरेक्शन में गया हीट लेकिन दूसरे डायरेक्शन में अपने आप नहीं आया हीट, उस कारण को ढूंढना। वी ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी बेसिक साइक्लिक प्रोसेस विच इज कॉल्ड कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस। द रीजन was explained. The reason was explained by a very basic reversible cyclic process. The reason was explained by a very basic reversible cyclic process.
The reason was basically explained by a very basic reversible cyclic process called as Carnot cycle. Called as Carnot cycle. कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस से ही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टार्ट होता है और यहीं से हम लोग को पता चलेगा कि आखिर क्या कारण है कि हर प्रोसेस का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है स्पॉन्टेनियस, लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस। कार्नोट साइक्लिक प्रोसेस में वी ऑलवेज टेक 1 mole ऑफ आइडियल गैस। 1 mole of ideal gas is taken and it is subjected to 1 mole of ideal gas is subjected to 4 steps, and that 4 steps can be represented by a plot in a PV diagram, and that 4 step is number 1 initial step, 1 से 2 गए, फिर 2 से 3 से 4 and back 4 to 1, where 1 से 2 is a reversible isothermal expansion. 2 to 3 is a reversible adiabatic expansion. 3 to 4 is a reversible isothermal compression, and 4 to 1 is also reversible adiabatic compression. ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और एक साइक्लिक प्रोसेस को बार बार किया जा सकता है। व्हाट इज साइक्लिक? जैसे कार का इंजन हमें बार बार लगातार वर्क दे रहा है। ऐसा नहीं कि पिस्टन एक्सपैंड किया, गाड़ी आगे बढ़ा, रुक गया। गाड़ी तो कंटिन्यूस आगे बढ़ रहा है ना, तो पिस्टन कंटिन्यूस ऊपर नीचे हो रहा है और हमें कंटिन्यूस वर्क डन मिल रहा है। कैसा वर्क डन? साइक्लिक वर्क डन। एसी काम कर रहा है, साइक्लिक वर्क डन। हीट पंप काम कर रहा है, साइक्लिक वर्क डन। वी आर गेटिंग अ कंटिन्यूस वर्क। कंटिन्यूस वर्क कैन बी अचीव्ड ओनली बाय साइक्लिक प्रोसेस। 1 से 2 आइसोथर्मल, 2 से 3 एडियाबेटिक, स्लोप ज्यादा नेगेटिव, इसका स्लोप कम नेगेटिव, सब समझ में आएगा। 3 से 4 आइसोथर्मल, 4 से 1 एडियाबेटिक। 4 स्टेप किया जाता है 1 मोल आइडियल गैस को लेकर। तो हम लोग इस प्रोसेस में ये चेक करने का कोशिश करेंगे कि यार इसमें सिस्टम ने कितना हीट एब्जॉर्ब किया और उसका कितना फ्रैक्शन को उसने वर्क में कन्वर्ट किया। देखो, हम तुरंत अभी फर्स्ट लॉ से बता सकते हैं, द नेट हीट विल बी ऑलवेज इक्वल टू नेट वर्क डन बिकॉज इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। नेट हीट का मतलब क्या? 100 जूल अंदर गया, 20 जूल रिजेक्ट हो गया, 80 will be the work done and 80 is the heat absorbed, 80 is the work done. लेकिन अब मेरा सवाल ये आएगा कि आखिर 100 हीट गया तो पूरा का पूरा 100 वर्क में क्यों नहीं कन्वर्ट हुआ भाई? समझ में आ रहा? सोचने का लॉजिक अब चेंज हो गया। हमें पता है कि इस प्रोसेस में हीट जाएगा, हीट गया Q2 और इस प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो जाएगा Q1। ये कंप्रेशन है, आइसोथर्मल है। यहां भी डेल्टा U0, यहां भी डेल्टा U0, यहां भी Q इक्वल टू W माइनस W, यहां भी Q इक्वल टू माइनस W। सिस्टम काम कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब करेगा। सिस्टम के ऊपर काम हुआ कंप्रेशन में, हीट रिजेक्ट मारेगा। Q2 गया, Q1 रिलीज हो गया, ठीक है। नेट कितना? Q2 माइनस Q1 बोलेंगे ना, और वही किसके बराबर हो जाएगा? वर्क डन। क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U0, डेल्टा H0, तो Q नेट विल बी ऑलवेज इक्वल टू W नेट। सब पढ़ चुके फर्स्ट लॉ में। लेकिन अगर हम सवाल पूछे कि Q2 गया तो पूरा का पूरा Q2 वर्क डन में क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ भाई? वो तो हमारे सिस्टम के लिए सबसे अच्छा था ना कि अगर हम हीट जो प्रोवाइड किए, जो हम कोयला जलाते हैं, पेट्रोल जलाते हैं,
जितना हीट हम लोग लिबरेट करते हैं उसको फ्यूल को यूज करके, अगर वो पूरा का पूरा वर्क डन में इस्तेमाल हो जाता तो शायद कार वार का माइलेज आज के डेट में झमाझम रहता है कि नहीं? अभी माइलेज कितना देता है? 1 लीटर में 10, 12 खींच खांच के, जो भी अगर मॉडल पकड़ो 20। अगर पूरा का पूरा हीट अगर इस्तेमाल कर लेता वर्क डन में, तो हमारा इंजन का या साइकिल का, सिस्टम का एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि नहीं है? तो कितना फ्रैक्शन हीट हमारा कन्वर्ट हो रहा है वर्क डन में, और आखिर क्यों? ये सब हम लोग स्टडी करते हैं सेकंड लॉ में। खैर, पहले हम लोग लिखेंगे नेट वर्क डन, नेट हीट, नेट वर्क डन निकालने की कोशिश करेंगे। लेट Q2 अमाउंट ऑफ हीट इज एब्सॉर्ब्ड एट अ टेम्परेचर T2। यहां पर टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। यहां पे टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। ये T1 कांस्टेंट, ये T2 कांस्टेंट। Q2 एब्सॉर्ब हो रहा है T2 टेम्परेचर पे, Q1 रिजेक्ट हो रहा है T1 टेम्परेचर पे। ये दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो दोनों का Q क्या होगा? 0। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमेशा घटता है, क्योंकि सिस्टम वर्क करता है एक्सपेंशन में, तो टेम्परेचर हमेशा घटता है। टेम्परेचर अगर घटता है तो हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1 टेम्परेचर। यस और नो? तो Q2 इज द हीट एब्सॉर्ब्ड एट हायर टेम्परेचर T2 and Q1 is the heat rejected. Q1 is the heat rejected at lower temperature T1. ठीक है, 1 से 2 प्रोसेस के लिए कह सकते हैं हम लोग डेल्टा U 0, Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ W। तो हम लिख रहे हैं यहां पर Q2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ W, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब हुआ है। देयरफॉर W विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ N तो 1 है, RT2 ln ऑफ V2 बाई V1। ठीक है ना? तो हम लोग लिख सकते हैं Q2 विल बी इक्वल टू RT2 ln ऑफ V2 बाई V1। देख, Q2 पॉजिटिव है और वर्क डन नेगेटिव है, क्योंकि V2 बड़ा है V1 से, एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हैं 1 से 2 प्रोसेस के लिए। ठीक है, 2 से 3 प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं हम? 2 से 3 प्रोसेस के लिए लिख सकते हैं Q0 डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क डन, एंड व्हाट विल बी डेल्टा U N CV फाइनल टेम्परेचर T1 इनिशियल टेम्परेचर। 3 से 4 के लिए क्या लिख सकते हैं? फिर से डेल्टा U 0, Q1 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ W। अब यहां पे W क्या आ जाएगा? माइनस N1 R T1 ln ऑफ फाइनल वॉल्यूम V4 इनिशियल वॉल्यूम V3। देख, V4 छोटा है, V3 बड़ा है, ये नेगेटिव इंटू नेगेटिव, वर्क डन पॉजिटिव आया और Q1 क्या आया? नेगेटिव। लिखेंगे ना? एंड लास्ट 4 से 1 Q0 डेल्टा U इक्वल टू वर्क डन। अब डेल्टा U क्या आएगा? N CV फाइनल टेम्परेचर T2 माइनस फाइनल टेम्परेचर T1। हर प्रोसेस में मैंने Q निकाल लिया और W निकाल लिया, है कि नहीं? अब हम बोले W नेट बताओ। W नेट, तो सारे W को मैं जोड़ूंगा along with the sign, और उस जोड़ में ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कट जाएगा, क्योंकि एक है CV T1 माइनस T2 और दूसरा है CV T2 माइनस T1, और बाकी का जोड़ कौन कौन सा बचेगा? माइनस RT2 ln ऑफ V2 बाई V1 माइनस RT1 ln ऑफ V4 बाई V3। ये हुआ वर्क नेट, बोलेंगे ना? और इसी का साइन चेंज कर दो तो वो हो जाएगा Q नेट।
क्योंकि ये दोनों में तो Q0 ही था, अगर इन दोनों का Q को जोड़ोगे तो दिस प्लस दिस आएगा, बस इसका साइन ऑपोजिट होगा। तो हम Q में बाद में आएंगे, हम पहले नेट वर्क डन देखना चाह रहे हैं। समझ में आ रहा? नेट वर्क डन। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो एक्सप्रेशन, इसमें जो दो एक्सप्रेशन आ रहा है उसको हम सिंगल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। इधर कॉपी कर लिए, देखो ये एडियाबेटिक प्रोसेस को गौर से देखो। 2 से 3 एडियाबेटिक, 2 से 3 एडियाबेटिक, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एडियाबेटिक में आपको याद होगा मैंने ये एक्सप्रेशन को गवर्निंग इक्वेशन कहा था। किसी भी रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस में CV dt अपॉन T इज माइनस ऑफ R dV अपॉन V। नोट्स देखोगे तो मिल जाएगा। एडियाबेटिक में ये गवर्निंग इक्वेशन होता है। तो 2 से 3 एडियाबेटिक है, इसको इंटीग्रेट कर, तो CV इंटीग्रेट dt बाई टी, इनिशियल टेम्परेचर T2, फाइनल टेम्परेचर T1 माइनस ऑफ R dV बाई V को इंटीग्रेट किए, इनिशियल वॉल्यूम V2, फाइनल वॉल्यूम V3। तो ये बन जाएगा CV ln T1 बाई T2, लेकिन नेगेटिव साइन को हम ले लिए, T2 बाई T1 R ln V3 बाई, हो गया। अब 4 से 1 भी एडियाबेटिक है, 4 से 1 अगर एडियाबेटिक है तो हम फिर से लिख सकते हैं CV dt अपॉन T इज इक्वल टू माइनस ऑफ R dV अपॉन V। अब जो इंटीग्रेशन हम करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर T1 से T2 और इनिशियल वॉल्यूम V4 से V1, V4 से V1, ये बन जाएगा CV ln T2 बाई T1 अगेन विल बी इक्वल टू माइनस R ln V1 बाई V4। माइनस ले लिए तो क्या आ गया, R ln V4 बाई। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या कह सकते हैं, हम इन दोनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि V3 बाई V2 और V4 बाई V1 बराबर है, या लिख सकते V2 बाई V1 और V3 बाई V4 दोनों बराबर है। ग्राफ में V2 बाई V1 और V3 बाई V4 बराबर है। बोलेंगे ना? तो अगर ऐसा इक्वेशन आ गया हमारे पास, तो वर्क नेट W नेट इज इक्वल टू माइनस RT2 ln ऑफ V2 बाई V1। यहां देखना, ये V4 बाई V3 है ना, अगर माइनस साइन अंदर डालना तो क्या बन जाएगा, ये V3 बाई बन जाएगा। तो V3 बाई V4 के बदले भी तो हम लिख सकते हैं V2 बाई V1, तो प्लस RT1 ln V2 बाई V1। V3 बाई V4 को हम लिख दिए V2 बाई V1, क्योंकि ये दोनों बराबर। R कॉमन लेंगे, ln V2 बाई V1 भी कॉमन लेंगे, W नेट विल बी इक्वल टू माइनस R T2 माइनस T1 ln ऑफ V2 बाई V1। ये मेरा जनरल एक्सप्रेशन है वर्क डन का, एंड डेफिनेटली इट इज अ नेगेटिव क्वांटिटी बिकॉज V2 इज ग्रेटर देन V1 एंड T2 इज ग्रेटर देन T1। वर्क डन क्या आया, नेगेटिव। नेगेटिव वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। एक बात याद रखना, अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस क्लॉकवाइज चलता है तो हमेशा वर्क डन बाय द सिस्टम आता है।
और अगर कोई प्रोसेस साइक्लिक एंटी क्लॉकवाइज चलता है वो वर्क डन ऑन द सिस्टम आता है। ये जो वर्क डन का जो मैंने मैग्नीट्यूड निकाला है वो कौन सा एरिया है? एरिया अंडर द साइक्लिक पार्ट। एरिया अंडर द साइक्लिक पार्ट इज द नेट वर्क डन, जो कि जीरो नहीं है, और वर्क डन पाथ फंक्शन इसीलिए कहलाता है। तो इस कार्नोट साइकिल में हम लोगों ने यह ऑब्जर्व किया है अभी तक कि Q2 अमाउंट ऑफ हीट गया सिस्टम में, सिस्टम ने कुछ काम भी किया, लेकिन पूरा Q2 का इस्तेमाल वर्क डन में नहीं हुआ, और ना ही हो सकता है, यह इम्पॉसिबल है। सेकंड लॉ का स्टेटमेंट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है।